हमने एक अजम्पशन करी थी, अकाउंटिंग अजम्पशन। मिस्टर वंश वालिया, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? वंश? जी सर। अक्रूवल अजम्पशन नाम याद है? अक्रूवल अजम्पशन नाम याद है? किसी को याद है अक्रूवल अजम्पशन में हमने क्या सीखा था? जय यस सर। बोलो सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हेन इट इज, सर गुड्स आर, सर वो परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड होगा और नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स। वेरी क्लोज, वेरी गुड ट्राई, आपने ट्राई किया, मुझे वही काफी अच्छा लगा। और कोई ट्राई करना चाहेगा कि अक्रूवल अजम्पशन में हमने क्या सीखा था? शन्या का मैसेज आया है, द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। बिल्कुल ठीक, जय भी बिल्कुल सेम चीज कहना चाहता था। करेक्ट। Accrual assumption, the transaction is recorded when it is entered into and not when the settlement takes place. इसका मतलब जब ट्रांजैक्शन हुई, मैंने किसी को सामान बेचा, तो राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसे आए हैं अभी या नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अक्रूवल अजम्पशन में सीखा था, अक्रूवल अजम्पशन। नाउ अक्रूवल अजम्पशन applies to assets, liabilities, capital, revenue and expenses. तो कुछ भी नया नहीं सुनने वाले, अक्रूवल अजम्पशन पे ही बेस्ड है, अक्रूवल अजम्पशन पे बेस्ड है। ध्यान से देखना, अक्रूवल अजम्पशन पे ही बेस्ड है दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक रेवेन्यू रिकग्निशन, बिल्कुल सेम बात बोलेगा, रेवेन्यू रिकग्निशन और मैचिंग कॉस्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन और मैचिंग कॉस्ट इसी से ही डिराइव हुए हैं, ध्यान से देखना, कुछ भी नया नहीं। अब चलो मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, जय, मैंने सेल्स करी, मैंने सेल सामान बेचा 1 जनवरी को, पैसे आए 1 अप्रैल को। 1 जनवरी को मैंने सामान बेच दिया, पैसे आए हैं 1 अप्रैल को। इनकम कब मानी जाएगी? 1 जनवरी जब मैंने सामान बेच दिया या 1 अप्रैल जब पैसे आए हैं? सर 1 जनवरी। अक्रूवल अजम्पशन यही कहता था। यस सर। रेवेन्यू रिकग्निशन एग्जैक्टली सेम बात करता है, लेकिन फिर फर्क क्या है? रेवेन्यू रिकग्निशन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पे, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पे अप्लाई होगा, सिर्फ रेवेन्यू, और किसी कैटेगरी पे नहीं, एसेट्स पे नहीं, वो सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड, कि आपकी इनकम जनरेट हो गई है, इनकम अर्न हो चुकी है। When a transaction has been entered into and the obligation, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, obligation to receive the payment is established, आप obligation to receive the payment established हो चुका है। It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. कह रहे दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू, मतलब इनकम जनरेट हुई, और दूसरा होता है रिसीविंग द अमाउंट। दो सेपरेट एस्पेक्ट्स हैं। कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? व्हेन द रेवेन्यू हैज बीन, इनकम कब मानी जाएगी? व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तब आपकी इनकम मानी जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल जो हम बहुत बार ले चुके हैं। An enterprise sells goods in February. February में सामान बेचा 2021 and the amount was received in April 2021. तो रेवेन्यू कब माना जाएगा शौर्य? फरवरी में जब आपने सामान बेच दिया या अप्रैल में जब आपने पैसे रिसीव करे? शौर्य, इनकम कब मानी जाएगी, फरवरी में या अप्रैल? सर फरवरी में। गुड। रेवेन्यू ऑफ द सेल्स शुड बी recognized in February 2021. रीजन क्या दोगे शौर्य? व्हाई? Because accrual, sir, assumption. No, you can't use the word accrual assumption here. We are explaining a different principle, revenue recognition. Because the right to receive the payment was established on February.
in February 2021. राइट टू रिसीव द पेमेंट कब आ गया था कि नाउ अब आपने अपना काम कर दिया, पूरा हक है आपका पैसे लेने का। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, फरवरी में या अप्रैल में? February में सर। तो goods were sold and the legal obligation to receive the amount is established in February. ये रीजन देंगे, रीजन ये थोड़ी ना देंगे बिकॉज ऑफ अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन में भी सेम बात सीखी थी, इसीलिए यहाँ पे भी नो, वी हैव टू बी स्पेसिफिक विद आवर आंसर्स। अब एक और एग्जांपल कि फरवरी में आपके पास एडवांस आ गया बट आपने सामान बेचा मई में, तो मई में इनकम रिकॉर्ड होगी, फरवरी में सिर्फ आपने पैसे रिसीव करे हैं। income, the revenue will be recognized in May 2021 when the sales have been made, because the legal obligation to receive the amount is established in May 2021. तो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्लियर है, कुछ भी नया तो नहीं बताया मैंने आपको। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट सब कुछ अक्रूवल अजम्पशन पे बेस्ड था। इसमें किसी को कोई भी डाउट रेवेन्यू रिकग्निशन? नो सर। ठीक है, अब अक्रूवल अजम्पशन मैंने बताया ना कि रेवेन्यू तो सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सर, इनकम की तो होगी रिकॉर्डिंग। अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम की जो एडजस्टमेंट है वो इसकी वजह से होती है। ऐसे ही मैचिंग कॉस्ट वो सिर्फ एक्सपेंसेस की बातें करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की बातें करता है। मैचिंग कॉस्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मैचिंग कॉस्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, an important objective of the business is to determine the profit periodically. अब आपने प्रॉफिट निकालना है तो इनकम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यस और नो? यस सर। अब रेवेन्यू जो उस पीरियड में आपने इनकम जनरेट करी है, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही माना जाएगा रेवेन्यू। ऐसे ही एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू को जो आपने उस पीरियड का रेवेन्यू माना, जो आपने उस पीरियड का रेवेन्यू माना, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपका जो भी खर्चा हुआ है वो उस पीरियड का एक्सपेंस है। मैचिंग कॉस्ट, कॉस्ट को मैच करो रेवेन्यू के साथ कि जो उस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो ही उतना, उसको जनरेट करने में जो भी खर्चा हुआ है वो उस पीरियड का एक्सपेंस है। अगर मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदी थी, 8,000 यूनिट्स बिक गई, 2,000 यूनिट्स बच गई, तो उस पीरियड का खर्चा 10,000 यूनिट्स का माना जाए या 8,000 यूनिट्स का? मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदी थी, 8,000 यूनिट्स ही बिकी, 2,000 यूनिट्स बच गई, तो मेरा क्वेश्चन है उस पीरियड का खर्चा कितना मानना चाहिए मुझे? 10,000 यूनिट्स पे जो खर्चा हुआ था या 8,000 यूनिट्स पे जो खर्चा हुआ था? तो 10,000 10,000 जो बच गई वो क्या वो सर उस उसको पीरियड में स्टॉक बिकी? में लिखेंगे फिर से बोलो। सर। we'll keep it in stock of goods. वेरी गुड, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यस और नो? यस Yes sir. तो इनडायरेक्टली आप पता क्या कर रहे हैं कि आपने 10,000 यूनिट्स का सामान खरीदा था, उस पर जो भी खर्चा हुआ था, अगर 8,000 यूनिट्स ही बेची हैं तो आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट निकालते हो। जो सामान बच गया, कह रहे नहीं नहीं ये इस पीरियड का खर्चा नहीं है, इसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही होती है कि जो सामान बच गया इसको नेक्स्ट पीरियड में जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब जब बेचेंगे तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। जो सामान आपने इस साल खरीदा, बिका नहीं, बच गया, वो तो हम स्टॉक में दिखाते हैं। स्टॉक आपका एक्सपेंस होता है या एसेट होता है? Sir asset. गुड, तो स्टॉक मेरा अगर एसेट है तो मैंने उतने सामान को जो बच गया एक्सपेंस नहीं माना ना, मतलब Yes sir. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। ध्यान से देखना, an important objective of the business is to determine profit periodically. It is necessary to match revenues of the period with the expenses of that period to determine the correct profit or loss for the accounting period. Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched, important है,
only when the revenue earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. It is not relevant. It is not relevant when the payment was made or received. तो इनडायरेक्टली आपने जो जो उस पीरियड में बेनिफिट अवेल कर लिया है, गुड्स परचेज कर लिए हैं, सर्विसेज ले ली हैं, जिनका बेनिफिट आप एक्सपायर कर चुके हो, वो उस पीरियड का एक्सपेंस माने जाएंगे. पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर मैंने एम्प्लॉइज से पूरे 12 महीने काम करा लिया, मतलब 12 महीने का मैं बेनिफिट ले चुका हूं उनसे, यस और नो? यस सर. अगर Yes. पैसे मैंने 10 मंथ्स के ही दिए हैं तो खर्चा 10 मंथ्स का दिखाऊंगा, या जो 2 महीने की सैलरीज नहीं दी आउटस्टैंडिंग है वो भी उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा. सर वो Sir, भी माना जाएगा. repeat the वेरी question. गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर जय. क्वेश्चन ये था कि मैंने अपने एम्प्लॉय से 12 मंथ्स काम कराया, लेकिन उनको सैलरी अभी सिर्फ 10 मंथ्स की दी है, 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग चल रही है. तो मेरा क्वेश्चन था कि वो जो 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग चल रही है वो करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? Okay, sir. तो आंसर वाज मानना चाहिए. मानना चाहिए. Correct. So thus, as per this concept, adjustments are made for all the outstanding expenses and prepaid expenses. मैंने अगर employees को 2 मंथ की सैलरी एडवांस में दे दी तो 12 मंथ्स की तो देनी थी, 2 मंथ्स की एडवांस में दे दी, 14 मंथ्स की सैलरी पे करी, उस पीरियड का एक्सपेंस 14 मंथ्स की सैलरी मानना चाहिए या 12 मंथ्स की सैलरी? 12 month. 12 मंथ्स. तो जो 2 मंथ्स की मैंने एक्स्ट्रा दी है वो प्रीपेड माना जाएगा, वो एडवांस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. In brief, according to this concept, the expenses for an accounting period are matched against related revenues rather than cash received and cash paid. कह रहे जो कैश की पेमेंट हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करना चाहिए, तब वो एक्सपेंस में माना जाएगा. This concept should be followed while preparing financial statements to have a true and fair view of the profitability and financial position of a business. तो इसमें एग्जांपल्स क्या थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से होती है. क्या क्या सुन लिया हमने? रेवेन्यू रिकग्निशन और मैचिंग कॉस्ट. तो ध्यान से, दोनों इंटर रिलेटेड है. इंटर रिलेटेड इसलिए कि दोनों बातें सेम ही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डिराइव कहां से हुए? अक्रूवल अजम्पशन. अक्रूवल अजम्पशन भी यही बोला था, जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाना चाहिए. बट अगर थियोरेटिकली आप एग्जाम में लिख रहे हो तो जब आप रेवेन्यू रिकग्निशन एक्सप्लेन कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द लाइन, ये वाली, द ट्रांजैक्शन, द रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज्ड और रियलाइज्ड when the transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established. When the obligation, right to receive the payment has been established, तब revenue माना जाएगा. और cost के में क्या करेंगे? Cost should be matched. Revenue should be matched with the cost incurred to earn that revenue. Matching is the keyword here. Revenue recognition or matching cost principle.